नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम गुणनखंडन की बात करेंगे और मैं चाहूँगी कि आप ये गुणनखंडन की जितनी भी विधियां मैं इस वीडियो में और इसके आगे आपको सिखाने वाली हूँ, आप उन सभी को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इन सभी का उपयोग आपके आने वाली कक्षाओं में, स्कूल में, कॉलेज में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सभी जगह उपयोग में आता है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली बहुत अलग अलग तरह के प्रश्नों को लेकर आपको गुणनखंडन की विधि समझाऊंगी और मैं 8वीं कक्षा की किताब से यहाँ पर प्रश्न ले रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपको कुछ और अच्छे वाले, थोड़े मुश्किल से प्रश्न दूंगी जिन्हें आप बाद में हल कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक से मैं यहाँ पर शुरू कर रही हूँ और मैं चाहूंगी कि आप ये सारे के सारे वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं और उन्हें भी कहिए कि वो मैथ स्मार्ट हिंदी देखें, उसे सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गुणनखंडन की प्रश्नावली 14.1 ले रखी है, जो कि एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि किन्हीं भी दो दिए हुए बीजगणित के व्यंजकों में सार्वगुणनखंड जो है वो कैसे पहचानते हैं और उसे कैसे कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है, इसमें हमें सिर्फ इन दिए हुए टर्म्स के सार्वगुणनखंड या कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो पता करने हैं। तो पहले प्रश्न में हमारे पास है 12x और दूसरी जो टर्म है वो है 36। इसमें हम किसी भी व्यंजक को उसके प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करते हैं। तो जैसे कि 12 है, इसके जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालने जाते हैं तो हम इसे सबसे छोटी प्राइम संख्या से विभाजित करने की कोशिश करते हैं। तो 2 छंग 12 होता है। फिर इस 6 को हम सबसे छोटी प्राइम संख्या से विभाजित करने की कोशिश करते हैं। तो 2 तिया 6 होता है। फिर 3 एकम 3 होता है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, ये हो गया 12 और इसके साथ x भी गुना हो रहा है तो हम लिखेंगे गुना x। और 36 के जब हम प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं तो इस 36 को भी हम सबसे छोटी प्राइम संख्या जिससे ये विभाजित हो सकता है उससे विभाजित करने की कोशिश करते हैं। तो ये 18 बार विभाजित होता है। फिर 18 जो है वो 9 बार विभाजित होता है और ये 9 जो है 3 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित नहीं होता है। और फिर ये 3 जो है 3 से विभाजित होता है। तो 36 के जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो वो होते हैं 2 गुना 3 गुना 3। ये विधियां मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ। यदि आप इन्हें डिटेल में समझना चाहें तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमें सार्वगुणनखंड पता करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है, यहाँ पर एक और 2 है, यहाँ पर भी एक और 2 है और यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर भी ये 3 है। तो इन दोनों ही व्यंजकों का सार्वगुणनखंड जो हुआ वो इन दोनों ही व्यंजकों के प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंडों में उपस्थित गुणनखंडों का गुणनफल होगा। तो इनका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होगा 2 गुना 3, जो कि होगा 2 दूनी 4 तिया 12। और इसे यदि आपको याद हो तो हम इसे महत्तम समापवर्तक या HCF भी कहते थे। ऐसा सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों ही दिए हुए व्यंजकों को विभाजित कर पाए उसे हम HCF कहते थे और वही जो है इन दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड भी होगा। ठीक है, तो इसका सार्वगुणनखंड हमको मिला 12। अभी हम अगला प्रश्न हल करते हैं। अगले प्रश्न में पहली संख्या हमारी है 2y, जिसे आप लिख सकते हैं 2 गुना y और दूसरी संख्या है 22xy। 22 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 11 और फिर हमारे पास है x और ये गुना हो रहा है 22 से। ठीक है, 22 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 और 11 और उसके बाद हमें इनका सार्वगुणनखंड निकालना है। तो ये जो 2 है वो दोनों जगह आ रहा है और साथ ही साथ ये y है, ये भी दोनों जगह आ रहा है। मतलब इनका सार्वगुणनखंड हुआ 2 गुना y या 2y। 2y को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें पहली टर्म मिल जाती है और इसी 2y को जब हम 11x के साथ गुणा करते हैं तो हमें दूसरी टर्म मिल जाती है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा 2y। इन दोनों ही व्यंजकों का सार्वगुणनखंड जो है वो है 2y। और अगले प्रश्न में हमारे पास पहली टर्म है 14p और दूसरी टर्म है 28p² q²। 14 जो है वो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है जो कि है 2 और 7। तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 7 और ये फिर p और q के साथ गुना हो रहा है। तो गुना p गुना
Q। और यहाँ पर ये 28 जो है उसकी अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो वो होंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से विभाजित होगा, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो इसे लिख सकते हैं आप 2 गुना 7 और फिर ये गुना हो रहा है p स्क्वायर के साथ। p स्क्वायर मतलब p गुना p और उसके बाद वो q स्क्वायर के साथ गुना हो रहा है, मतलब कि ये गुना हो रहा है q गुना q से। और अभी हम इनके सार्व गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 जो है वो दोनों ही जगह उपस्थित है और एक 7 भी दोनों जगह उपस्थित है, एक p दोनों जगह उपस्थित है और एक q दोनों जगह उपस्थित है। मतलब इनका सार्व गुणनखंड होगा 2 गुना 7 गुना p गुना q या 7 दूनी 14 p q। तो 14 PQ को जब आप 1 से गुणा करेंगे तो आपको पहली टर्म मिल जाएगी और 14 PQ को जब आप 2 PQ के साथ गुणा करेंगे तो आपको दूसरी टर्म मिल जाएगी। और चलिए अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास 3 टर्म्स हैं। एक है 2x, दूसरी है 3x स्क्वायर और तीसरी है 4। तो 2x को लिख सकते हैं हम 2 गुना x, 3x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 गुना x गुना x और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना। तो जब हम इनके सार्व गुणनखंड की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी गुणनखंड की तलाश है जो कि इन तीनों ही टर्म्स का गुणनखंड हो। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की सूची में हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जो कि इन तीनों ही अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में उपस्थित हो। तो यदि हम 2 देखें तो 2 इधर है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, और जब हम x देखते हैं तो x इधर है लेकिन इस टर्म में x नहीं है। तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हुआ? देखिए, किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं उस संख्या का मान नहीं बदलता है, ठीक है। और अब आप देखना चाहेंगे तो ये जो 1 है ये इन तीनों का सार्व गुणनखंड है, ठीक है। जब कोई भी टर्म आपको कॉमन नहीं मिल रही है तो वहाँ पर 1 जो है वो कॉमन होता है और वही 1 जो है उन दी हुई टर्म्स का सार्व गुणनखंड हो जाता है। और अगले प्रश्न में हमारे पास है 6abc, 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर b। तो 6abc में हमें पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा जो कि होगा 2 गुना 3, 2 तिया 6 होता है। फिर ये a के साथ गुना हो रहा है, फिर b के साथ गुना हो रहा है और फिर c के साथ गुना हो रहा है। 24ab स्क्वायर जो है उसका जब हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो वो होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और फिर ये गुना हो रहा है a b स्क्वायर के साथ, मतलब गुना a गुना b गुना b। और 12a स्क्वायर 12 के अभाज्य गुणनखंडन जब हम करेंगे तो वो होगा 2 गुना 2, 2 दूनी 4 गुना 3, 4 तिया 12 गुना a गुना b। और अब सार्व गुणनखंडन निकालने के लिए हम इनमें कॉमन टर्म्स को ढूंढेंगे। तो ये 2 सब जगह कॉमन है, फिर ये 3 सब जगह कॉमन है, एक a भी सब जगह कॉमन है और ये एक b भी सब जगह कॉमन है और ये c जो है सिर्फ यहीं पर है और किसी टर्म में नहीं है। तो इन तीनों का सार्व गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना a गुना b या 2 तिया 6 a b। और छठवें प्रश्न में हमारे पास जो 3 टर्म्स हैं उसमें से पहली है 16 x की घात 3 माइनस 4 x स्क्वायर 32 x। इसे आप लिख सकते हैं 16 होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 4 का वर्ग होता है तो 4 गुना 4 या 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना x गुना x गुना x और माइनस 4x स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं -1। तो इस माइनस साइन को मैंने -1 लिख लिया और फिर 4 जो है वो हो जाता है 2 गुना 2 गुना x की घात 2 मतलब x और यहाँ पर है हमारे पास 32 जो कि 2 की घात 5 के बराबर होता है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ये हो गया 2 की घात 5 गुना x, ठीक है। अब हम सार्व गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 बार 2 उपस्थित है, ये सबसे कम आवृत्ति है 2 की। यहाँ पर 4 बार 2 उपस्थित है लेकिन हम 2 ही लेंगे क्योंकि 2 बार जो है वो तीनों ही व्यंजकों के गुणनखंड में 2 उपस्थित है। और उसके अलावा x की अगर हम बात करें तो सबसे कम बार यहाँ पर एक x आ रहा है, सिर्फ एक बार आता है, मतलब कि हमें सभी जगह से एक x को ही कॉमन लेना है। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना x या 4x। ये इन तीनों टर्म्स का सार्व गुणनखंड होगा क्योंकि ये जो 4x है वो इन तीनों ही टर्म्स का एक
गुणनखंड है या एक ऐसा विभाजक है जिससे हमें शेषफल 0 मिलेगा। और अभी हम 7वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पहली टर्म है 12pq, दूसरी टर्म है 20pr, तीसरी टर्म है 30rp। तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 और pq मतलब गुना p गुना q। 20pr को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना p गुना r, और 30rp को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना r गुना p। और अभी हम कॉमन लेने की बात करें तो ये 2 जो है, एक 2 सब जगह कॉमन मिल रहा है और एक p हमें सब जगह कॉमन, उसके अलावा हमें कुछ और कॉमन नहीं मिलता है। मतलब इसका सार्वगुणनखंड, इन तीनों टर्म्स का सार्वगुणनखंड है 2 गुना p या 2p। और अभी हम 8वें प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर पहली टर्म्स है 3x स्क्वायर y क्यूब, 10x क्यूब y स्क्वायर, 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। तो इसे आप लिख सकते हैं 3 गुना x गुना x गुना y गुना y गुना y, और इसे आप लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना x गुना x गुना x गुना y गुना y, और ये आप लिख सकते हैं 2 तिया 6 मतलब 2 गुना 3 गुना x स्क्वायर मतलब x गुना x, y स्क्वायर मतलब y गुना y और गुना z। तो जब यहाँ पर आप देखने जाते हैं तो अंकों में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कि तीनों जगह कॉमन हो, लेकिन जब हम x की बात करते हैं तो सभी जगह 2x या x स्क्वायर जो है वो कॉमन है, x गुना x कॉमन है, और साथ ही साथ y गुना y भी सभी जगह कॉमन है। तो इनका सार्वगुणनखंड हुआ x गुना x गुना y या x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह से सार्वगुणनखंडों को हम पहचानते हैं, और इसका उपयोग करके हम अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें, उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।